में भी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जी सर, व्हीकल जो थैंक यू। वो है क्वेश्चन मेरा वैलिड था या नहीं? जी सर, वैलिड तो था। स्पेसिफिकली होगा ना इसके अंदर, मतलब लाइक एक कॉम्प्लिकेशन होने को तो किसी भी ट्यूमर में कुछ भी हो सकता है, किसी भी सर्जरी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां पर वेगल इन्वॉल्वमेंट होती है, जहां ये बेसिकली ये सारी चीजें इसमें हो सकती है। ठीक है, तो अब कुछ लोग जमा हो गए हैं तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। एयरवे के बारे में बात करनी है। जिसने एयरवे की बात करने को कहा है वो अभी तक मौजूद ही नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मतलब अच्छा मुझे बताएं, एयरवे मैनेजमेंट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है एनेस्थेटिस्ट के लिए? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? जी आप ही बता दो। Why? जी जी, why airway management is important to anesthetist? मारिया, आप फाइनल ईयर रेजिडेंट हो, आप कुछ बोलो, माशाल्लाह से आप बोल सकती हो। गलत बोलोगी ना क्या हो जाएगा? आपको कोई मोबाइल, आपको कोई लैपटॉप में से निकल के डंडा तो नहीं मारेगा या मारेगा? नहीं सर। तो बोलो सर, फिर। एयरवे मैनेजमेंट क्योंकि हमारा सारा काम जो है वो एयरवे के साथ ही है, तो एयरवे हमने वेंट पे डालना होता है पेशेंट, तो अगर एयरवे हमारा सिक्योर होगा तो ही आगे भी कोई काम हो सकता है। लाइफ इज एयरवे, एयरवे के जी सर। बगैर लाइफ ही नहीं सस्टेन कर सकती। एयरवे होगा तो जी लाइफ होगी ना। तो अगर आपने जी जी एयरवे को सिक्योर नहीं किया तो ड्यूरिंग एनी एनी स्विंग्स ऑफ लाइफ, ठीक है, तो वो उसके अंदर आप कैसे करेंगे? इवन आप रीजनल एनेस्थीसिया दिया है, आपने लोकल एनेस्थीसिया दिया है, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो एयरवे की मैनेजमेंट है, एयरवे मैनेजमेंट कैन बी ओनली मेकिंग द जॉ थ्रस्ट एंड चिन लिफ्ट इज ऑल्सो एयरवे। Putting oxygen on face mask via face mask or nasal cannula, making prop up is also airway. ठीक है, तो बेसिकली एयरवे मैनेजमेंट इसलिए एक एनेस्थेटिस्ट के लिए ये एक वाइटल फिनोमेना है। ठीक है, तो ये हम लोग जो बात करते हैं डिफिकल्ट एयरवे, तो व्हाट इज डिफिकल्ट एयरवे? डिफिकल्ट एयरवे का क्या मतलब होता है? जी, एनीवन? बोलो शाबाश। तो डिफिकल्ट एयरवे में कांट वेंटिलेट और मतलब इंट्यूबेट भी करना मुश्किल होता है, और वेंटिलेशन भी, मास्क वेंटिलेशन भी मुश्किल हो जाती है। हाँ जी, इट इज मतलब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट टू ईदर वेंटिलेट और इंट्यूबेट, ठीक है, टू कीप द एयरवे पेटेंट। ये आपकी डिफिकल्ट एयरवे है। ठीक है, तो डिफिकल्ट एयरवे कैन बी डिफिकल्ट वेंटिलेशन, कैन बी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। ठीक है, तो अगर हम वेंटिलेशन पे रहें तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिफिकल्ट वेंटिलेशन हो सकती है? जी शाबाश। सर, डिफिकल्ट वेंटिलेशन में एक पेशेंट जो ई डेंटलस है या ओबीस है, ठीक या है, उसकी नेक शाबाश। सर्कमफेरेंस ज्यादा है, या लार्ज टंग है, या ठीक है, मालम पट्टी स्कोर वेंटिलेशन भी मुश्किल कर सकता है, एमपीटी 3-4 है, ठीक है, फिर मतलब बियर्ड है किसी पेशेंट की, वेरी गुड। अब देखो इसके अंदर ये होगा, या ये कोई भी आप इस किस्म की चीजें बताने लगे ना तो कुछ एनेस्थेटिक फैक्टर्स होंगे, कुछ पेशेंट फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और तो आप उसको उसमें डिवाइड कर सकते हैं। आप सोचें कि क्या क्या चीजें, या तो अगर पेशेंट का कॉन्शियस लेवल डिट्रेट हो गया है, टंग फॉल कर रही है, तो उसकी वजह से या उसका ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एयरवे के अंदर जो चीजें हैं वो कोलैप्स कर रही हैं या उनका मैस ज्यादा है, तो कोई अगर कोई कंजेनिटल एनॉमली है, कोई ऐसी कंजेनिटल एनॉमली है, कोई ट्यूमर है
या कोई भी ऐसी चीज है जो आपके एयरवे तो उसकी वजह से वेंटिलेशन हो सकती है, डिफिकल्ट हो सकती है। आपने उसमें एयरवे डाला है लेकिन आपने एयरवे गलत साइज का डाल दिया है तो वो उल्टा ब्लॉक कर देगा उस चीज को, ठीक है। आपने बहुत हाई डोज आपने ऐसी किसी चीज की दे दी है जिससे उसकी वेंटिलेशन या उसका एयरवे कोलैप्स हो गया, ठीक है। कोई एनलार्ज थायराइड है, एनलार्ज थायराइड ने जब तक वो उसकी मसल्स की टोन बरकरार थी तब तक यू आर एबल टू वेंटिलेट। जैसे ही आपने ऐसा कोई सेडेटिव दी है या आपने मसल रिलैक्सेंट दिया है कि वो कोलैप्स हो गया है, ठीक है। नाउ इट इज फिजिकली ब्लॉक्ड एरिया, वो धरना दे दिया उसने, तो जब धरना दे दिया है तो आप तो उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिकली फिर आपको मैन्यूअर्स करने पड़ेंगे, ये जो जॉ थ्रस्ट होता है, चिन लिफ्ट होता है, और क्या क्या मैन्यूअर्स आप कर सकते हैं एयरबैग को, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सर मेन 3 तो यही है, जॉ थ्रस्ट, चिन लिफ्ट और जो आप वो करते हैं। जो देखो जो चीजें, कुछ चीजें होंगी करेक्टेबल और कुछ चीजें होंगी जो करेक्टेबल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ओबेसिटी है तो ओबेसिटी को आप नहीं करेक्ट कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे उसका जो है उसको एयरवे की जरूरत है, उसको नेजोफेरेंजियल एयरवे की या ओरोफेरेंजियल एयरवे की, तो एयरवे से आप उस वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने पेशेंट इस वक्त लाइट प्लेन में है तो उसको ब्रोंकोस्पैज्म हो गया है या उसको लैरिंगोस्पैज्म हो गया, अब उसकी वजह से वो पेशेंट वेंटिलेट नहीं हो पा रहा, तो आप अगर उसमें मसल रिलैक्सेंट देंगे या आप उसको जो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को एडिक्वेट लेके जाएंगे या आप उसको जो ब्रोंकोस्पैज्म अगर हुआ है तो आप कोई ब्रोंको डायलेटर देंगे, ठीक है, तो उससे उसको इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक आई एम सॉरी, 1 मिनट मुझे कॉल रिसीव करनी है, प्लीज जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। मेरी बात समझ आ रही है? लैरिंगोस्पैज्म को कैसे मैनेज करेंगे? अगर एक पेशेंट को लैरिंगोस्पैज्म हो गया है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? स्टीरॉइड देंगे सर उसकी भी स्टेप वाइज अप्रोच है। पहले अच्छी सील बनाएंगे, सर पॉजिटिव ऑक्सीजन प्रेशर देंगे। 1 मिनट नुसरत, आप लेट आई हो, यू आर लेट बाय हाँ, 8 सर। मिनट्स। आपको सबसे पहले आना चाहिए था, आपकी डिमांड थी, आपकी रिक्वेस्ट थी, एंड यू सर आर मैं नमाज में सर में आपको टाइम पता था, आपको जी टाइम पता था ना। देखो आप तो चीफ गेस्ट हो ना, तो चीफ गेस्ट ही वैसे तो चीफ गेस्ट पाकिस्तान में लेट आता है, लेकिन खैर एनीवेज इनको थोड़ा सा स्टार्ट करने दो, फिर अभी ठीक है आप सर, ठीक है, ये सवाल का जवाब हसाम देगा, उसके बाद अगला सवाल मैं आपसे ठीक पूछूंगा। है। आप लोग रेडी रहो, अब आप पे बम्बार्डमेंट होने वाली है, ठीक है। जी हसाम, आप क्या बता रहे थे, लैरिंगोस्पैज्म को मैनेज कैसे करते हैं? सर अच्छी सील बनाएंगे, वेरी पहले गुड। उससे देखेंगे पेशेंट हो रहा है, फिर पॉजिटिव अच्छी प्रेशर अच्छी देंगे। अच्छी सील बनाने का क्या मतलब है आपका? सर के पेशेंट की कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे में ना आए और वेरी गुड। देखो पॉजिटिव प्रेशर। लैरिंगोस्पैज्म जब हुआ है ना तो उसका देखो 2-3 फैक्टर्स हैं, आप उन फैक्टर्स को अलग अलग टारगेट कर ले। अगर हो सकता है वहां पे सिक्रीशंस हो तो आप उसकी सक्शन करेंगे, सर ठीक है। आपने डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया दाएं बाएं हुआ है, आप डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया बढ़ाएंगे, ठीक है। आप पेशेंट की हो सकता है पोजीशन को थोड़ी सी इंप्रूव करें, समझ आई? आप उसका थोड़ा सा, अगर आप उसका हेड साइड ऊपर करेंगे, उसको रिवर्स ट्रेंडलन वर्क करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसका जो उसका वेट ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो उसका नीचे की तरफ जाएगा, तो उससे आपकी वेंटिलेशन इंप्रूव कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली आपने जो आप टाइट जो बता रहे हो ना साइलो, बेसिकली वही सीपैप है। आप उसका जो है जो एपीएल वाल्व है आप उसको बंद करेंगे, बंद करके आप फ्लो थोड़ा सा बढ़ाएंगे और आप उसको रिलीव करने की कोशिश करेंगे। उस प्रेशर की वजह से अगर वो रिवर्सिबल है तो वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे ये सारी चीजें फेल हो गई तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, आप प्रोपोफोल देते हैं, पॉजिटिव प्रेशर। और पॉजिटिव प्रेशर देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप प्रोपोफोल देते हैं, ठीक है। आप उसको माइल्ड सी डोज में प्रोपोफोल देते हैं, हो सकता है उससे लैरिंगोस्पैज्म रिलीफ हो जाए। अगर उससे नहीं होता तो अभी तक अपने अगर मसल रिलैक्सेंट नहीं दिया हुआ तो आप मसल रिलैक्सेंट, ये दोनों दोनों सूरतों में आ सकता है। अगर आप इंटुबेट कर रहे हैं तो आप उसको फुल डोज मसल रिलैक्सेंट की देंगे, ठीक है।
ताकि पेशेंट की अगर रिलैक्सेशन की ना होने की रीजन ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, ये भी हो सकता है कि आपसे वेंटिलेट ही नहीं हो रहा तो आप मसल रिलैक्सेंट दे देंगे तो क्या होगा, सर ठीक है। बेसिकली ये देयर इज नॉट अ क्लियर कट आंसर, इसीलिए एमसीक्यू के अंदर आएगा अगर ये क्वेश्चन तो आपको पूरे सिनेरियो को देख के आपने आंसर देना है, ठीक है सर। आपने उसकी कॉजेस को देखना है। देखें प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें, जो बंदा बोल नहीं रहा वो माइक को म्यूट रखे, ठीक है। समझ आ गई बात? जी सर। तो अच्छा, अब यही क्वेश्चन ओवर टू आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर नुसरत। व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन? सर डिफिकल्ट मास वेंटिलेशन इसमें सर पीडियाट्रिक पेशेंट्स हो सकते हैं, जीरियाट्रिक्स होते हैं जिनके डेंचर या वो हो या दांत ना हो, दूसरा सर बियर्डेड हो सकते हैं, ओबीज हो सकते हैं, ठीक है, बग टीथ जिनमें होती है उन लोगों में हो सकते हैं। एक तो सर ये पेशेंट रिलेटेड कॉजेज हैं। इसके एक तो अलावा और सर इम्पोर्टेंट है स्नोरिंग, अगर हिस्ट्री ऑफ स्नोरिंग है, हिस्ट्री ऑफ स्नोरिंग है। और सर बाकी हिस्ट्री ऑफ स्नोरिंग है। ईडेंचुलस एल्डरली, इसका फॉर्मूला होता है ओबीज, ओबेसिटी, जी बियर्डेड, ईडेंचुलस, जी स्नोरिंग, एल्डरली। वैसे जी इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं लेकिन ये कॉमन चीजें ये हैं। कोई कंजेनिटल अगर जी एनॉमली है उसमें हो सकता है, जैसे हमने कोई फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हमने बात कर ली, लेरिंगोस्पैज्म ब्रोंकोस्पैज्म हो गया, ठीक है, और जी किसी भी सर वजह से कहीं से लीक हो रहा है ऊपर से या नीचे से, अगर उसमें कोई जी हाँ फिस्टुला बना हुआ है मिसाल के तौर पे तो उसमें भी वेंटिलेट नहीं होगा वो, ठीक है। जी सर अगर वो उसको न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो गया है या उसका ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बन गया है तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जी सर। और कोई सर एयरवे एडेमा है उसमें भी डिफिकल्टी हो सकती है। जी अगर कोई अगर टॉन्सिलर हाइपरप्लेजिया है उनमें भी हो सकता है। जिसको जिसको कहते हैं किसिंग टॉन्सिल्स, वो ब्लॉक कर देते हैं एयरवे को, ठीक है। और कोई फ्रिंजियल, लैरिंजोस्पैज्म एंड ब्रोंकोस्पैज्म तक फैक्टर्स हैं सर। ठीक है। अच्छा उसके बाद चेस्ट वॉल की डिफॉर्मिटीज होती हैं, उनके अंदर भी हो सकता है। जी काइफोसिस स्कोलियोसिस। अच्छा नेक और सर्कमफ्रेंस का कोई रोल होता है इसमें? बिल्कुल होता है सर। अगर सर नेक सर्कमफ्रेंस जो है तो मोर देन 40 सेंटीमीटर हो तो वो एक डिफिकल्ट इंटुबेशन या वेंटिलेशन के लिए वो हो सकता है, बट सर नॉट डेफिनेट। अच्छा उसके बाद मालम पट्टी 3-4 हमने बताया था, और जी हाँ उसके बाद जो है मेल जेंडर में ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। जी तो ये सारी चीज़ें हो गई जो, और मैनुअर्स इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं हमने डिस्कस कर लिया अभी। आप रैम पोजीशन करेंगे, आप एयरवे नेरोसोफ्रिंजियल या ओरोफ्रिंजियल एयरवे देंगे। अच्छा अब ये जो मैंने अभी जो बात कर रहा था ना मैं मसल रिलैक्सेंट की, ये मसल रिलैक्सेंट अगर एमसीक्यू में भी आता है या आपको वाइवा में भी पूछते हैं तो आपने पहले सिनेरियो, ओवरऑल सिनेरियो को देख के आपने मसल रिलैक्सेंट का नाम लेना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने मसल रिलैक्सेंट दिया तो उससे और जो है वो और भी ज्यादा कंडीशन वर्सल हो गई, ठीक है। तो ये आपने इस चीज को देख के आपने बताना है आंसर, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें और चीज भूल गए, मास्क वेंटिलेशन अगर ना हो रही हो तो सुप्रा क्या नाम है इसका एयरवे नेज़ोफ्रिंजियल या ओरोफ्रिंजियल एयरवे के अलावा आप उस टाइम पे कुछ और करेंगे? सर अगर पेशेंट जो है तो सुप्राग्लॉटिक एयरवे यूज करेंगे सर। सुप्राग्लॉटिक एयरवे एक चॉइस हो गई, और इसमें सर चिन पोजीशन तो लेफ्ट सर हमने करेंगे, जॉ थर्स्ट चिन लेफ्ट करेंगे सर, और पोजीशन मैनूवर्स करेंगे और इसके अलावा और इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी भी हो सकती है। इमरजेंसी ट्रिकोस्टमी विल बी द लास्ट रिजॉर्ट। उसके अलावा आप क्या अगर सर आपने अपनी मशीन और सर्किट चेक करेंगे, मशीन और सर्किट आप चेक उसमें करेंगे, कोई डिस्कनेक्शन तो नहीं है कोई डिस्कनेक्शन, कोई और रीजन तो नहीं है उसके अलावा, ठीक है। उसके अलावा ये है कि क्या आप इंटुबेट करने की कोशिश नहीं कर सकते? सर वो तो सुप्राग्लॉटिक एयरवे जो है इंटुबेटिंग एलएमए के थ्रू हम ट्राई करेंगे बिल्कुल। नहीं आप बात नहीं समझ रही, हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस ये कर रहे हैं कि आपने, मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सिनेरियो भी बना के दिया था
कि you are trying to you are inducing a patient and you are unable to ventilate, what will you do? ठीक है, तो उसके अंदर आप बहुत सारे बातों के दरमियान में आप ये भी कह सकते हैं कि if intubating conditions are there, मसल पेशेंट मसल रिलैक्स हो गया तो you can try to intubate, ठीक है, ये डिपेंड करेगा ना सिनेरियो पे। तो आप इंट्यूबेशन का भी नाम लेंगे, आपने सक्शन से लेके एयरवे को क्लियर करने से लेके लारिंगोस्पैज्म ब्रोंकोस्पैज्म से लेके चेंज इन पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ रैम पोजीशन से लेके आपने सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस से लेके आप इंट्यूबेशन का नाम लेंगे और लास्ट रिजॉर्ट पे ट्रिकोस्टमी होगा, ठीक है। यानी कि अगर सर पेशेंट वेंटिलेट नहीं हो रहा, तो सर पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए रिलैक्स करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि सिचुएशन पे सिनेरियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे उसका एनलार्ज थायराइड है और उसने कोलैप्स कर दिया है, ठीक है, आपने या आपने एक मसल रिलैक्सेंट दिया है, अभी उसका इफेक्ट नहीं आया, या आपने मसल रिलैक्सेंट कम डोज में दिया है, ठीक है, ये सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। ये इट इज नॉट ये एक पूरे उसमें डिपेंड करता है पूरे सिनेरियो के ऊपर। सर लैरिंजोस्पैज्म की जो मैनेजमेंट है उसमें तो ये है ना कि अगर आपको पेशेंट लीव किया आपने और फिर भी वेंटिलेट नहीं हो रहा तो लास्ट रिजॉर्ट तो इंट्यूबेशन ही होता है, अगर एंटिसिपेटेड डिफिकल्ट इंट्यूबेशन नहीं है। देखें, ये आम तौर पे जो आप लोगों से टॉक्स में भी जो स्टेशन में सिनेरियो पूछा जाता है, या आम तौर पे जो हम सबके पुराने रिकॉल्स में ये सारी चीजें ना, वो आम तौर पे जो सिनेरियो आपको देते हैं वो पता है क्या देते हैं कि पेशेंट की सर्जरी हुई है, एक्सट्यूबेट किया, लारिंगोस्पैज्म हो गया। ये सारी जिंदगी से यही सिनेरियो चलता आ रहा है, कभी एग्जामिनर्स ने इसको चेंज करने की कोशिश नहीं की है कि पेशेंट को इंडक्शन के वक्त यही प्रॉब्लम होगी और उसको आप लारिंगोस्पैज्म हो गया, नीचे से वो जोर लगा रहा है। अब उस टाइम पे आप क्या करेंगे? उस टाइम पे आप लो डोज सक्स का तो वाली से अप्रोच बनेगी या नहीं बनेगी, डिपेंड करता है ना। देखिए पूरा, मैं मेरी बात समझ रही है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका आंसर गलत है, लेकिन बेसिकली किताब को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें। जो सिनेरियो आपसे पूछा जाए, एमसीक्यू के अंदर भी ये सिनेरियो आ सकता है, याद रखें बात अब, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने कुछ ना कुछ हिंट रखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बगैर हिंट के क्वेश्चन हो, ठीक है। अगर उस टाइम पे आपसे वेंटिलेशन नहीं हो पा रही है तो इवन यू कैन ट्राई फॉर इंट्यूबेशन। अगर आपने मसल रिलैक्स, उन्होंने हो सकता है सिनेरियो के अंदर दिया हो कि हो सकता है उन्होंने कम डोज शो कर दी हो, या उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें रेजिस्टेंस हो रही है वो शो कर दी हो, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन कोई ना कोई रीजन होगी अगर आपको एमसीक्यू में पूछते हैं। और वाइवे में तो आपके पास ऑप्शन है, तो वाइवे में आप उनसे कह सकते हैं कि वी विल इंडिविजुअलाइज द पेशेंट एंड इफ probably the reason is inadequate muscle relaxation, then we can give the full dose so that this in between situation is gone, ठीक है। or even you can try to intubate, ठीक है। और अब अगर इंट्यूबेट भी नहीं कर पाएंगे तो वो फिर कैन नॉट इंट्यूबेट कैन नॉट वेंटिलेट का सिनेरियो आ जाएगा, और उसमें आपने ट्रिकोस्टमी की तरफ जाना है। उससे पहले आपने ट्रिकोस्टमी का नाम नहीं लेना, ट्रिकोस्टमी शुड बी द लास्ट थिंग। am I clear? समझ आ गई ये बात? समझ आ गई ये बात? जी सर। ठीक है। ये सुहेब आपको भी समझ आ गई है? सारा आपने लेट ज्वाइन किया, आपको क्वेश्चन पता चल गया। हम लोग मास्क वेंटिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। जी सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर उस टाइम पे पेशेंट सही तरीके से ऑक्सीजनेट ना हो पाए तो क्या हो सकता है? What can be the next complication? सर नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा एक बात हो गई, और कॉम्प्लिकेशन में तो फिर सर दैट वोंट बी अ कॉम्प्लिकेशन, एक्चुअली वो कॉज हो सकती है जैसे स्पाज्म वगैरह। पेशेंट को आपने वेंटिलेट नहीं कर पाए तो नेक्स्ट स्टेप में आपके दिमाग में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आनी चाहिए? सर अगर हाइपोक्सिया भी हो सकता है, कोई एंड ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, हाइपोक्सिक अरेस्ट हो सकता है, हाइपोक्सिया ब्रेडिकार्डिया अरेस्ट भी हो सकता है, हाइपोक्सिया एनोक्सिया सेरेब्रल इंसल्ट भी हो सकता है, सेरिब्रल इस्कीमिया। सर आप हाइपोक्सिया के कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहे हैं?
या वहां सर पर वो जो है तो वहां अगर पर आपको एग्जामिनर ये बताएगा नहीं कि बेटा ये बता दो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा नहीं हूँ। ना सर, आपके सवाल से सर मेरे दिमाग में तो ड्यूल आंसर्स आ रहे हैं कि भाई आप अदर कॉजेस पूछ रहे हैं कि भाई पेशेंट जो है वो नहीं हो रहा तो अब वेंटिलेट नहीं हो रहा देखो तो ये देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों को, सब लोग जो जूनियर्स भी हैं वो भी, और जो सीनियर्स हैं वो भी, और जो एमसीक्यूज के लिए वजह बहुत सारे लोगों को मुझे डंडे मार मार के बुलाना पड़ रहा है कि भाई ये वो कहते हैं डॉक्टर ज़ीशान आप तो वाइवे की बातें कर रहे हैं। ये वाइवा नहीं है मेरे भाई, ये यही एमसीक्यू के अंदर सिनेरियो आता है। और आप लोगों की जब किताबों से बाहर नहीं निकलेंगे तो कहीं से भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की तरफ जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। मैं आपसे सिंपल सी बात ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपके दिमाग के अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए कि उसमें हाइपॉक्सिया की वजह से इस्कीमिया हो सकता है, हाइपॉक्सिया की वजह से सेरेब्रल एनॉक्सिया हो सकता है, हाइपॉक्सिया की वजह से एनीथिंग कैन हैपन। तो ये आप बोलेंगे ना, ये आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए ना उस टाइम पे। एयरवे के से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप यही होगा ना, नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा इज वन ऑफ देम, ठीक है। लेकिन बट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग। तो ये आपको ये आपके दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए कि जब भी पेशेंट का एयरवे मैनेज नहीं कर पाए व्हाट विल बी द नेक्स्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जी, यहाँ पर हमने पोजीशनिंग की बात कर ली, हमने इक्विपमेंट की बात कर ली, हमने रिवर्सेबल जो जो चीजें थी, हो सकता है कि उसकी कोई नेजल डिकंजेस्टेंट देने से या एयरवे डालने से या लेरिंगोस्पैज्म को रिलीव करने से या ब्रोंकोस्पैज्म को रिलीव करने से, अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई अब बोलेगा सही सोच के, अभी अभी मैंने बताया भी है, उस टाइम पे भी किसी ने नहीं बोला व्हाट इज रिवर्स सैलिक मैन्यूअर। जी, व्हाट इज रिवर्स सैलिक सर ये जो बर्प करते हैं बैकवर्ड अपवर्ड एंड राइटवर्ड एक्सटर्नल लेरेंजियल मैनूवर है सर टू नहीं, ट्यूब ये को बेहतर करने के लिए you are सर। near हसाम, you are near to your answer but this is not the answer, ठीक है। बर्प सर मैन्यूअर तो होता पेशेंट है, के नहीं एक सेकंड जी सर, ये ठीक है, ये होता है, ये जब विजुअलाइजेशन नहीं हो रही होती है ना लेरिंगोस्कोपी में, ये वो चीज है। यहाँ पे बात हो रही है रिवर्स सैलिक मैन्यूअर। तो सैलिक मैन्यूअर क्या होता है जरा सोचो। कई दफा ये जो ये नाम रखे जाते हैं ना, ये नाम रखे जाते हैं, ये किसी रीजन से रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रिवर्स सैलिक मैन्यूअर का मतलब ये होता है सैलिक मैन्यूअर में प्रेशर डाल रहे हैं तो रिवर्स सैलिक में उसको रिलीव कर रहे हैं। अगर एनलार्ज थायराइड है, बिग थायराइड है, तो वो थायराइड को पकड़ के ना ऊपर उठाते हैं टू रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन, नंबर 1। या दूसरी चीज क्या हो सकती है, शाबाश, उसको लैटरल पोजीशन में कर देंगे। तीसरी चीज, अगर एयर साथ ट्रेकियोमलेशिया के लिए भी यही आंसर है कि अगर पेशेंट का ट्रेकिया कोलैप्स कर गया है तो आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा तो आप रिजिड फाइबर ऑप्टिक रिजिड ब्रोंकोस्कोप should be called immediately। ये 2-3 जवाब हैं जो आपके पास होंगे, ठीक है। राइट, मतलब तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए वहां सिनेरियो के अंदर। एमसी देखिए, प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है, जो एमसीक्यूज वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो ग्रुप्स में अब एमसीक्यूज डिस्कस होने शुरू हुए हैं तो वहां पे ABCD सब लोग बच्चों की तरह नर्सरी क्लास की तरह ABCD हो रहा है, तो कोई उसके आंसर के ऊपर डिस्कस नहीं करता, कोई उसकी कॉजेस के ऊपर डिस्कस नहीं करता, कोई उस पर सोचता नहीं है कि ये आंसर बाकी गलत क्यों है और ये सही क्यों है या ये बेस्ट आंसर क्यों है, ठीक है। तो आप प्लीज उसमें ये अपनी थिंकिंग को लैटरल थिंकिंग की तरफ लेके जाएं और स्टेम के अंदर एक एक चीज पे नजर मारे। स्टेम को आपने एक पुलिस ऑफिसर की तरह इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि जो जो उन्होंने बातें लिखी हैं या वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं या वो आपको हिंट देने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, जो एमसीक्यू जो हम बातें कर रहे हैं ये सिर्फ वाइवे के लिए नहीं है। अगर ये सिर्फ वाइवे के लिए होती ना तो मैं आप लोगों को लिंक ही ना भेजता, इस वक्त मैं और नुसरत सिर्फ सर खपा रहे होते और सारा और सुहेब, ये बाकी लोगों को मैं क्यों जमा कर रहा हूँ? आपके ख्याल से मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया कर रहा हूँ या अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ? नहीं, ये चीज़ों में आपको पकड़ पकड़ के ला रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये रेलिवेंट नहीं है। या आप लोगों को ये सिखाया गया है कि जी पुराने एमसीक्यूज के पूल रट्टे मार लो, जी मॉर्गन की पहली रीडिंग कर लो, जी दूसरी रीडिंग कर लो, पहली रीडिंग में तो कुछ, अच्छा मजे की बात है मुझे ये जुमले याद आते हैं, ये भी बताया जाता था पहली रीडिंग में कुछ समझ नहीं आता है, आप 2-3 रीडिंग करोगे तो आपको समझ आना शुरू होगा। ये अभी भी है ना। तो ये अल्लाह मियाँ इन सब लोगों को हिदायत दे, अल्लाह मियाँ इन लोगों के ऊपर रहम करे, अल्लाह मियाँ इनके ऊपर रहम करे कि दूसरों को गुमराह ना करें, खुद भी गुमराह ना हो दूसरों को भी गुमराह ना करें, ठीक है।
तो ये आई एम रियली सॉरी, मैं आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ टू, मेरा तो कोई जाती फायदा नहीं है। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक फ्रॉम द इमोशनल थिंकिंग। ठीक है, अच्छा ये समझ आ गई। अच्छा नंबर 2 अब आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय डिफिकल्ट इंट्यूबेशन? ये सारा बताओ, शाबाश। Sir, when a senior anesthetist failed to intubate after 3 attempts with the one who is having experience of more than 3 years. ये सीनियर के से ज्यादा बेहतर लफ्ज एक्सपीरियंस या क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट के Consultant, yes, qualified. ठीक है, अच्छा उसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन? बहुत सारी बातें कॉमन होंगी, कुछ बातें डिफरेंट है इसमें। Sir, difficult intubation में there can be any the bearded patient. नहीं, ये जो है ना, अब आपने तरतीब बतानी है। ये मास वेंटिलेशन के लिए मुझे बताओ कि लेरिंगोस्कोप डालने के लिए सबसे पहली चीज क्या होगी? सर माउथ ओपनिंग एंड मैलम पट्टी। माउथ ओपनिंग, सबसे पहले माउथ ओपनिंग होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा हाथ किधर जाता है? नेक की तरफ। Sir, any larynx, any mass in the neck. कोई भी ऐसी कंडीशन या कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर या तो आप मेंटल डिस्टेंस, सर ये सब देंगे इसमें सारा मेंटल। एक मिनट के लिए रुक जाओ प्लीज, अब उसको बताने दो। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? ठीक, सारा समझ आ रही है बात? जी सर BMI ज्यादा हो, मतलब नहीं, मतलब बताने का मकसद ये है कि ये इससे फायदा आपको ये होगा कि आप चीजें भूलेंगे नहीं, कि कोई फेशियल डिस्टॉर्शन है, माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम है, अगले स्टेप में नेक की या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मूव ही नहीं कर पा रहे आप, या ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपने नेक को मूव नहीं करना, कॉलर लगा हुआ है। ठीक है, पेशेंट की को एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन है, अब पेशेंट ने को आपने नेक को मूव नहीं करना। ठीक है, तो उस सूरत में आपको बेसिकली हम बात करें, ये डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के अंदर पहली जो चीज होगी वो डिफिकल्ट लेरिंगोस्कोपी होगी। तो बेसिकली उसके अंदर आप इस आंसर के अंदर पहले ये टारगेट कर रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिफिकल्ट लेरिंगोस्कोपी। ठीक है, एक है कि आपसे लेरिंगोस्कोप अंदर जा ही नहीं रहा, तो उसके बाद जो अगले स्टेप में चीजें आएंगी कि आपने लेरिंगोस्कोप तो डाल दिया, अब आपको नजर कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके अंदर वो चीजें आ जाएंगी जो डिस्टॉर्शन है, या ये देखो, ये जो आप बता रही हो ना मालम पट्टी का लफ्ज मैं आपके मुंह से सुन रहा था, मालम, ये उसका प्रिडिक्टर है। ये हम अब रियल टाइम बात कर रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू इंट्यूबेट, व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। समझ आई? ये जो आंसर आप जो दे रही हो, ये आएगा आंसर हाउ टू प्रिडिक्ट डिफिकल्ट एयरवे। दिस इज नॉट द क्वेश्चन व्हिच वी आर डिस्कसिंग। तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में आपके पास प्रेगनेंसी, ओबीज पेशेंट हो, वेरी गुड, एक्रोमेगाली का पेशेंट हो, ओएसए का पेशेंट हो, एब्नॉर्मलिटी हो, ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम हो, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एयरवे डिस्टॉर्ट हो चुका हो, सर्जरी की वजह से, रेडियोथेरेपी की वजह से, कोई ट्रॉमा की वजह से, कोई इन्फेक्शन की, आपको इसके अंदर वो भी आ जाएगा। अगर कोई जो होता है ना लुडविग्स एंजाइना, रेट्रोफ्रिंजियल एब्सेस, ठीक है, ये सारी चीजों में आपको फिर उसके बाद इसके अंदर वो आएगा जो डिफिकल्ट एयरवे के प्रेडिक्टर्स के अंदर जो है ना, कोई लूज टूथ है मिसाल के तौर पे, कोई प्रोट्रूडिंग टीथ है, अब आपको उससे बचने के लिए आपको ठीक है, समझ आ गई बात? कोई फेशियल ट्रॉमा हुआ है, उसको पता लगे वो हुआ है, कोई एयरवे का ट्रॉमा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, डिफिकल्ट लेरिंगोस्कोपी एंड डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो सकती है। ठीक है, ये जो एक्रोमेगाली है, एक्रोमेगाली के अंदर लेरिंगोस्कोपी में प्रॉब्लम नहीं होती, ट्यूब नहीं जाती। पेरिग्लॉटिक वो भी आएगा इसमें सर, पेरिग्लॉटिक मैस वगैरह? पेरिग्लॉटिक मैस, हाँ बिल्कुल आएगा, जिससे डिस्टॉर्शन हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। असल में बेसिकली मैं आप लोगों को आगे से पीछे की तरफ लेकर आ रहा हूँ। असूलन में आमतौर पे लोग पहले एयरवे की असेसमेंट पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को डायरेक्ट रियल टाइम पहले प्रॉब्लम करके वो बाकी बहुत सारी चीजें तो इसी में डिस्कस हो जाएंगी, जो बाकी चीजें रह जाएंगी उनको हम देख लेंगे। ठीक है सर, यही तुम चाहते हैं कि आगे पीछे हमें जो है ना लिथाड़त है कि हमें दिमाग हमारा जो खुल जाए इस चीज में। जी, आप लोगों को दिमाग खुल जाएगा जब एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, वो इतने इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे, वो आसान होंगे। ठीक है,
क्योंकि वहां पर वो आप लोगों को पास करने के लिए बैठे, वो आप लोगों को पास करने के लिए बैठे। अगर वो इस तरह आप लोगों से सीधे सवालों के जवाब दिए नहीं जाते तो वो घुमा के पूछेंगे, तब तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा। लेकिन आपको अब समझ आ गया है सारा, व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि आप स्टेप पे चले, मुंह खोलने लगे मुंह ही नहीं खुल रहा, ठीक है। तो वो वहां से आप चले, उसके बाद आपको डिफिकल्ट, आपने ये भी रीजन है इक्विपमेंट की प्रॉब्लम, आपके पास जो है आपके पास एप्रोप्रिएट साइज का लेरिंगोस्कोप नहीं है, लेरिंगोस्कोप आपके नहीं है। पास आप स्ट्रेट ब्लेड पे जी और रिलैक्स नहीं है पेशेंट, ये भी तो आएगा सब, अप्रोप्रिएटली रिलैक्स बिल्कुल नहीं है, डीप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल कॉजेज जब आप वायवे के अंदर स्पैज़म हो गया है, सीक्रेशंस आ गई हैं इन द पैरेंट। लेरिंगोस्पैज्म में डिफिकल्ट इंट्यूबेशन नहीं होगी। अगर मैं लेरिंगोस्पैज्म ऐसा कंडीशन में के है वो उसके अंदर बेसिकली आप मतलब आपकी बात सही है, ट्यूब डालने में वो डिपेंड करता है ना क्या सिनेरियो है। सर लेकिन लेरिंगोस्पैज़म में हो जा, आप सही कह रहे हैं, इसे रिलैक्स कर दें तो वो स्पैज़म रिलीव हो जाता है जी, ठीक है। और तो सर सीक्रेशंस आ गई अगर माउथ में। हाँ जी, ठीक है, एस्पिरेट कर गया है पेशेंट ने, रिगर्ज हो गया है, अब आपने लेरिंगोस्कोप डाला है तो वहाँ पे आपको वोमिटस नजर आ रहा है, अब आपको एयरवे उस वक्त आपकी विजुअलाइजेशन खत्म हो गई है, ठीक है। प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर लार्ज ब्रेस्ट होते हैं, एनलार्ज सॉफ्ट टिश्यू होता है, एंगॉर्जमेंट होती है, उसमें आपको लेरिंगोस्कोपी और इंट्यूबेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एक साइज कम की ट्यूब यूज करनी होती है। बच्चे बोले, बच्चों के अंदर आपने लेरिंगोस्कोपी कर ली, आपने नजर भी आ रहा है, आप जब ट्यूब डाल रहे हैं तो वो ग्लॉटिस क्रॉस करके सब ग्लॉटिक रुक जाएगी, क्योंकि बच्चों का एयरवे जो है फनल शेप्ड होता है, तो उसके अंदर वो क्रिकॉइड के कार्टिलेज के लेवल पे होती है, तो इसलिए आपको ट्यूब, आपने प्रेशर नहीं डालना, आपने एक साइज कम की तरफ जाना है। छोटे जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट हैं उनके अंदर शॉर्ट ट्रेकिया होता है, तो आप उसका वो आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो कोई भी ये बेसिकली अब आप सोचेंगे तो आपको सारी चीजें पता हैं आपको, लेकिन अगर आप बेतरतीब बोलेंगे या बेतरतीब सोचेंगे तो आप भूल जाएंगे चीजें, लेकिन अगर आप तरतीब रखेंगे, आप किसी किताब का रट्टा नहीं सुनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखने के लिए नेक के लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, अब यहीं पर हम अगर उसको देखें, नेक को जो वो कोई लफ्ज बोल रहा था थायरोमेंटल डिस्टेंस, वो या वो क्या क्या टेस्ट होंगे जिससे प्रिडिक्टिंग होगी ये चीजों की। स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस और स्टर्नोमेंटल होता है, थायरोमेंटल डिस्टेंस होता है, स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस होता है, और सर इसके अलावा नेक सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशन लार्ज टंग है, नहीं अभी नहीं, और अभी और भी बहुत सारे यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर लार्ज टंग है सर, और इसके अलावा फेरिंजियल ओवर ग्रोथ हो सकती है, सब मैंडिबुलर ग्रोथ हो सकती है, और सर बक टीथ हैं, और सर ये इंसाइजर्स के दरमियान जो स्पेस होता है, पेशेंट की अपनी फिंगर जो है वो डालेंगे, वो 3 फिंगर, हाँ, अगर लेस देन 3 फिंगर होगा तो वो डिफिकल्ट होगा। और एक सर अपर बाइट टेस्ट करते हैं, अपर लिप बाइट टेस्ट, हाँ, अपर लिप बाइट टेस्ट करते हैं, ठीक है, और ठीक है, अच्छा ठीक है, ये और ये जो है आपकी जो इंट्यूबेशन है उसके ग्रेड्स क्या होते हैं? इंट्यूबेशन के ग्रेड्स सर कॉर्मिक-लिहान ग्रेडिंग स्कोर होता है, बिल्कुल, 4 ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, कॉर्मिक-लिहान से आपको इंट्यूबेशन का पता लगता है, ठीक है, वो लेरिंगोस्कोपी के उसके ग्रेड्स होते हैं सर। ग्रेड 1 में एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस बोथ आर विजिबल, ग्रेड 2 में epiglottis and half of the glottic and posterior part of the glottic is visible, and grade 3 में only epiglottis and grade 4 में nothing is visible, ठीक है, ग्लॉटिस होगा उसमें फिर नॉन। अच्छा, मालम पट्टी का क्या होता है? मालम पट्टी में भी सर ये 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 1 to 4 तक होता है, तो अगर जो है तो मालम पट्टी 1 होगा तो इसमें सर 4 स्ट्रक्चर्स नजर आने चाहिए, पोस्चर पिलर्स हैं, और सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, युवला है, तो सर जो है तो 3 में जो है तो सर 4 में चारों स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, 3 में जो है तो पोस्चर पिलर्स नजर नहीं आएंगे। मेरी बात सुनो, आप कभी
मुश्किल चीज बताती है और आपको बिल्कुल बेसिक चीज नहीं आती है, एंड दिस इज वेरी 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 समथिंग। आप गलत बता रही हो, क्यों सर? आप उल्टा बता रही हो। 1 to 4 तो सर अच्छा ठीक है सर, आप बताएं। को 4 के अंदर सारी चीजें नजर आती हैं सर 4 में एक ही आएगा, वो हार्ट 4 पैलेट में होगा। कुछ नजर नहीं आता, वही वही तो सर हार्ट पैलेट, पार्ट ऑफ हार्ट पैलेट। तो आपने बोला है सब नजर आता है उसके अंदर। नहीं सर 1 में होगा। इसके लिए आसान तरीका ये है, इसका फॉर्मूला याद रखें, पुश। 1 के अंदर पुश है, ठीक है, पैलेट, युवला, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, और अब एक एक कम करते जाए। सही। ठीक है, सॉरी ये पैलेट नहीं है, पिलर्स है, ये पैलेट भूल गया मेरे मुंह से, फेशियल पिलर्स है। ठीक है। ये देखो, अब आपसे ये अगर सवाल कोई पूछे, ये उसी तरीके से है कि अगर कोई किसी से एक एनेस्थेटिस्ट से ग्लास्कोकोमा स्केल पूछे और वो एक्सप्लेन ना कर सके, तो उसको एग्जाम पास होने का हक बनता है उसका। इसी तरीके से अगर किसी से पूछा जाए कि लेरिंगोस्कोपी के ग्रेड्स क्या हैं और मालम पट्टी क्लासिफिकेशन ना बता सके, तो नुसरत ये बहुत परेशानी की बात है। ये आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। सर ये सर आता है, लेकिन मेरा सर स्ट्रक्चर्स की तरफ माइंड था, 1 और 4 की तरफ नहीं था। मुझे ये नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि जब आपसे सवाल पूछा गया है तो उस सवाल का जवाब आपने क्या दिया। आई डोंट केयर। समझ आई? आप कभी ये कहती हो कि मैं तो वो सोच रही थी, भाई आप सोच रही थी, जो मर्जी सोचो आपके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम के अंदर ये डिजास्टर है ये चीज। आप प्लीज अब देखो थोड़ा टाइम रह गया है, प्लीज ये इस चीज पे तवज्जो दो, ठीक है। अच्छा, और मालम पट्टी की बात कर ली, नेक सर्कमफ्रेंस की बात कर ली, ये थायरोमेंटल, स्टर्नोमेंटल, स्टर्नोहायर डिस्टेंस की बात कर ली, माउथ ओपनिंग की बात कर ली, इंटरसाइजर गैप की बात कर ली, मैंडिबल रिसेशन की बात कर ली, डिफिकल्ट कॉजेज ऑफ मास्क वेंटिलेशन, डिफिकल्ट कॉजेज ऑफ डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन कर ली। अब कुछ बाकी जो चीजें रह गई हैं, एक पेशेंट के एयरवे को असेस करना है आपने, या कोई और बताएगा, ठीक है। अब सुहेब किधर हो? सुहेब हो इधर? सुहेब, जी सुहेब इज अवेलेबल? अच्छा, सुहेब नहीं है, एक मिनट। सारा आप बताओ, एक पेशेंट की एयरवे से रिलेटेड क्या हिस्ट्री पूछी जाती है? सर कोई कंजेनाइटल एनॉमली की हिस्ट्री होगी, पास्ट एनेस्थेटिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी बेहोशी दी है, उसमें सांस की नाली में ट्यूब डालने में कोई मसला तो नहीं हुआ था? ओके, और कोई दांत तो नहीं टूट गए थे आपके? ओके, और आप गर्दन में दर्द की शिकायत, गर्दन के मुंह की तकलीफ तो नहीं है आपको? ओके, और सर्जरी तो नहीं हुई है? मुंह खोलने में कोई मसला तो नहीं होता, मुंह खुल जाता है, पान गुटके की हिस्ट्री ये? ओके, लूज टूथ, आर्टिफिशियल टूथ, और डायबिटीज की हिस्ट्री भी लेंगे सर इसमें, क्योंकि डायबिटीज में एनकाइलोसिन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ जॉइंट, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्जरी की हिस्ट्री, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बिल्कुल जॉइंट्स प्रॉब्लम, ठीक है। और कोई नेक रेडिएशन, कोई नेक ट्यूमर की हिस्ट्री तो नहीं है? हिस्ट्री ऑफ बर्न, हिस्ट्री ऑफ सर फेशियल हिस्ट्री क्वेरी का जी। अच्छा, ये जो स्नोरिंग की हिस्ट्री भी आएगी, स्नोरिंग की हिस्ट्री आएगी, नेजल ब्लॉकेट की हिस्ट्री आएगी, नेक पेन की हिस्ट्री आएगी, ठीक है। जो ओएसए से रिलेटेड है बातें वो आ जाएंगी। तो ये एयरवे की हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन। अभी आप देखते हैं एग्जामिनेशन में ना, ये जो एमसीक्यू वालों के लिए ये जो थायरोमेंटल डिस्टेंस है, कितना ये स्पेसिफिक है, कितना ये सेंसिटिव है, ठीक है। और जो है इसके नाम, थायरोमेंटल डिस्टेंस का क्या नाम होता है, इस टेस्ट को क्या कहते हैं? जी, ये आपको डिस्टेंसेस पता होने चाहिए, ठीक है। सर थायरोमेंटल डिस्टेंस होता है 6, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 6। हाँ जी, और ये सेंटीमीटर, इसको पटेल टेस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस होता है उसको सावा टेस्ट कहते हैं, ठीक है।
ये इस वक्त मुझे वो ना सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी याद नहीं है वो, लेकिन आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ये वाइवेक के लिए भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज है। तो कोई आपसे पूछ सकता है, टॉक्स के अंदर पूछ सकता है, आपको टेबल वाइव में कहीं पे जिक्र आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट कितना स्पेसिफिक और कितना सेंसिटिव है। आई कैन नॉट रिकॉल इट एट द मोमेंट, ये आप इसको पढ़ लें, ठीक है, कि कितने परसेंट स्पेसिफिसिटी कितनी होती है। अच्छा, अब बता आ जाए एयरवे के रिलेटेड टेस्ट। एयरवे से रिलेटेड टेस्ट क्या क्या किए जाते हैं? तो टेस्ट में मैलम पट्टी आएगा सर, इन्वेस्टिगेशन, सॉरी मैं टेस्ट शायद भूल गया हूँ, मैं लफ्ज बोला इन्वेस्टिगेशन, ये तो सारी चीजें हमने कर ली ना सर। सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे करवाएंगे आप, ठीक है, सी द एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन। वो कौन सा व्यू होगा? सर एक्सरे नेक करवाएंगे, एपीएल एक्सटेंशन टू व्यू द पैक व्यू भी कहते हैं जिसको, ठीक है। और सर अगर कोई नेक मैस की हिस्ट्री है तो उसमें सीटी स्कैन टू सी द एक्सटेंशन इनटू द और ट्रैकियल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और सर इनडायरेक्ट लैरिंजियोस्कोपी भी कराते हैं, आइडियल फाइबर ऑप्टिक भी करा सकते हैं आप। नहीं, उसको नेज एंडोस्कोपी कहते हैं। आजकल के दौर में आइडियल बिल्कुल तकरीबन कम हो गई है, नेज एंडोस्कोपी करवाई जाती है एयरवे वोकल कॉर्ड्स के रेफरेंस से, ठीक है। फेशियल ट्रॉमा के रेफरेंस से आप उसका फेशियल एक्सरे या सीटी स्कैन का नाम ले सकते हैं, अगर फेशियल कोई हो स्पेसिफिक आ जाएगा। एक्सरे थोरेसिक इनलेट हो सकता है, ठीक है। वो आपको जो एक्सरे नेक है उसमें आपको दो चीजें होती हैं, एक तो सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी के लिए होता है, दूसरे ट्रेकियल कंप्रेशन के लिए होता है, ठीक है। और कंप्रेशन के लिए ही आप फ्लो वॉल्यूम लूप्स का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, उससे आपको फ्लो वॉल्यूम लूप्स का पता चल जाएगा। और सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट में स्लीप स्टडी कराएंगे, स्लीप स्टडी कराएंगे, ठीक है। लेकिन यह है कि इसके अलावा वो उसका डायरेक्टली एयरवे से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक एयरवे से नहीं है, इसका ताल्लुक उसकी वेंटिलेशन से है और उसकी पोस्ट ऑफ वेंटिलेशन से इसका ताल्लुक है, इसका डायरेक्टली एयरवे से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा मुझे एक बात बताएं कि क्या डिफिकल्ट एयरवे सोसाइटी का कोई 2020 में कोई नया एल्गोरिथम तो नहीं आया, ये 15 वाला ही चल रहा है? 2015 वाला ही चल, ठीक है। अच्छा, क्या होती हैं प्लान ए, क्या होता है, मतलब मिसाल के बेसिकली वो आपसे इस तरह कोई नहीं पूछेंगे कि डिफिकल्ट एयरवे सोसाइटी का एल्गोरिथम बता दें, वो एमसीक्यू में भी आता है। वो ये होता है कि आपने दिया है एक ओबीज पेशेंट था, आपने उसको मसल रिलैक्सेंट दिया है और आप लेरिंगोस्कोपी की करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर अनेबल टू पास द ट्यूब, व्हाट विल यू डू? पहला स्टेप में क्या करेंगे? सर पहले स्टेप में कॉल फॉर हेल्प देना है and pass the supraglottic device. If you are supraglottic airway device से पहले कुछ और करेंगे, नहीं करेंगे? सर 3 अटेम्प्ट्स के बाद करेंगे ना सुप्राग्लॉटिक डिवाइस? 3+1 अटैम्प्ट नहीं, सबसे पहले वेंटिलेट करेंगे सर, वेंटिलेट करेंगे। नहीं, ठीक है, सबसे पहले जो चीजें मैनुअर जब तक फेल्ड इंट्यूबेशन से पहले आप जो बोलते हैं उनमें क्या कुछ किया जाता है? आप कुछ भी नहीं बता रहे। क्या पोजीशन? हेड पोजीशन को करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, लैरिंजियल मैनिपुलेशन और करेंगे। वो जो हसाम एक बार बोलने दो अजहर को बोलने दो, शाबाश, बोलो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हम अपनी पोजीशन को रेक्टिफाई और करेक्ट करेंगे, एक, ठीक है। तो उसका चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट जो है वो भी हम करके देखेंगे कि वेदर वो तो नहीं है। ये आप डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में जॉ थ्रस्ट चिन लिफ्ट का इतना ज्यादा नहीं आएगा, उसके लिए यहाँ पर जो वो उस वक्त हसाम बोल रहा था ना, BURP, सर वो नहीं, उससे भी पहले अगर हम देखेंगे हमारी जो लैरिंजोस्कोपी की टेक्निक है वो ठीक है या नहीं है, हमारी जो ब्लेड साइज है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और उसके बाद हम एक ब्लेड साइज, ब्लेड टाइप, कौन सा एक ब्लेड होता है जिससे आपको लेरिंगोस्कोपी में हेल्प मिल जाती है? मैक्वाई, ठीक है, मैक्वाई या आजकल के जो मॉडर्न उसमें आपके पास कौन कौन से होते हैं? सर वीडियो लेरिंगोस्कोप और वीडियो लेरिंगोस्कोप और उसको क्या कहते हैं? ग्लाइडोस्कोप।
ग्लाइडोस्कोप, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक उसके बाद है, पहले ये सारी चीजों को इसको देख लेंगे, क्योंकि ठीक है। और उसके बाद आपने पोजीशन को मैं कर लिया, आपने नेक की पोजीशन को कर लिया, आपने जो है वो आपने रैम पोजीशन बनाई, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप जो बूजी आप बूजी डालने की कोशिश करेंगे। अगर ट्यूब में पहले स्टिलेट नहीं था तो आप स्टिलेट के साथ ट्राई करेंगे, ठीक है। सर ये प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, ये सवाल ही है कि हद तक है, स्टिलेट को या बूजी को? देखो दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है ना। अगर आपको एयरवे नजर आ रहा है और उसके अंदर बेसिकली आपने स्टिलेट डाल के आप देखा स्टिलेट से ट्यूब नहीं जा रही, तो फिर आप अगर आपको एयरवे बहुत माइन्यूट नजर आ रहा था तो आप बूजी ट्राई करेंगे। अच्छा सर, मैं अपना एक मरतबा का एक्सपीरियंस अगर आप इजाजत दें तो शेयर कर लूं। बूजी से मैंने एक डिफिकल्ट इंट्यूबेशन थी, मैंने बूजी वोकल कॉर्ड्स के थ्रू जो ना पास की। मेरे से ये हुआ कि वंस आई वाज ग्लाइडिंग जो ना वो अपना ट्यूब पास कर रहा था ना, तो वो आगे, क्योंकि आप उस वक्त ब्लाइंड होते हो, आप देख नहीं पा रहे होते हो ना, तो वो आगे पीछे हो गई। आई मिस्टेक किया, ये मुझसे हुआ था। तो मेरे ये बिल्कुल ये सिर्फ आपसे नहीं हुआ था, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और अभी ये डॉक्टर रमजान ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि इस तमाम चीजों में ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर पेशेंट डीसैचुरेट हो रहा है तो यू विल गो बैक टू मास्क वेंटिलेशन, ठीक है। आप उसकी दोबारा से मास्क वेंटिलेशन करके उसकी सैचुरेशन इंप्रूव करेंगे, ठीक है, और उसके बाद दोबारा ये ट्राई करेंगे, ठीक है। और आज भी मैंने एक, अगर आप इजाजत दें तो 2 सेकंड के लिए बता दूं, आज मैंने एक केस करवाया, गन शॉट इंजरी थी विथ लिवर इंजरी, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन भी थी। वो सारी आपके बातें मुझे याद आ रही थी कि वो पेशेंट डायबिटिक भी था, डेफिनेटली हेमाटोलॉजिकल जो है ना वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भी उसमें कंसर्न्स थे। इत्तेफाक से ये भी कंसर्न आ गया, डिफिकल्ट थी इंट्यूबेशन, 2 मरतबा पहले ट्राई की। एक्चुअली मुझे वोकल कॉर्ड्स तो नजर तो आ रहे थे, बिल्कुल उनका छोटा सा पार्ट था। मोमेंट आई वाज जस्ट पासिंग ट्राइंग टू पास द ट्यूब, वो कहीं ब्लंट हो जाते थे, वो थोड़ा सा अपवर्ड थे या फॉरवर्ड की तरफ थे ना, तो उसके बाद जो है ना मैंने स्टिलेट डाल के ना अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हो गई थी। मतलब बेसिकली देखें, ये कोई भी चीज ना 100% एब्सोल्यूट नहीं है। आपको पता है बूजी सॉफ्ट होती है, बूजी तो आप बूजी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो बूजी कई दफा बूजी अंदर जाती है, एंगल ऐसा बन रहा होता है कि बूजी अंदर जा ही नहीं रही होती, ठीक है। तो हम लोगों ने तो ट्रेनिंग में तो कभी बूजी, मैंने शक्ल भी नहीं देखी थी बूजी की। तो यहाँ पर अब हर चीज होती है, तो वो मतलब लाइक ये कि इंसान की एक फितरत होती है कि जो चीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करे उसकी हैबिट्स डेवलप होती हैं, वरना बाद में वो चीज आजकल अब जो है ये ग्लाइडोस्कोप जो है या वीडियो लेरिंगोस्कोप, ये आपको विजू बहुत बेहतर आपका कर देते हैं विजुअलाइजेशन। लेकिन ग्लाइडोस्कोप के अंदर एक मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि ग्लाइडोस्कोप के अंदर जब आपको विजुअल नजर आ रहा होता है वो डीपर आपको डिस्टल नजर आ रहा था व्यू, ठीक है। और उसके बाद जब आप ट्यूब डालते हैं तो दरमियान में एक विंडो पीरियड होता है जिसमें आपको ट्यूब की टिप नजर नहीं आ रही होती। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपने माउथ से अंदर ट्यूब डाली, आप जो व्यू देख रहे हैं वो आपका नजर जो है वो स्क्रीन के ऊपर है, वीडियो लेरिंगोस्कोप में या आपके ग्लाइडोस्कोप की स्क्रीन पे है। तो जब आपने पास किया है तो दरमियान में एक विंडो पीरियड आता है जिसके अंदर आपकी जो है ना ट्यूब की टिप नजर नहीं आती। तो ट्रिक ये है कि एक तो ये कि कोशिश करें कि यू पास द ट्यूब फ्रॉम द सेंटर, आप सेंटर जितना सेंटर, क्योंकि लैटरली जो है वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि आपने बहुत ट्यूब को पुश नहीं करना, क्योंकि जो ग्लाइडोस्कोप आप लोगों के पास अगर किसी ने यूज किया है, ग्लाइडोस्कोप का जो स्टिलेट होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो वो मैं खुद ये कॉम्प्लिकेशन कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आई मैनेज टू डैमेज द म्यूकोजा, क्योंकि मेरे साथ जो असिस्टेंट था उसने बहुत जोर से पुश किया, मेरी जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन वो बाहर आया, डिड मैनेज टू डैमेज द म्यूकोजा। तो इसलिए क्योंकि पर्सनल कॉम्प्लिकेशन देखी हुई है मैंने, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें मेरा इतना ज़्यादा कसूर नहीं था, क्योंकि मेरे साथ जब असिस्टेंट था वो बहुत उसने ज़ोर से पुश किया था, विच आई कुडंट कंट्रोल, और जो है ना, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये विंडो पीरियड होता है, ये एक प्रैक्टिकल बात आपको मैंने बता दी, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हुई। सुप्राग्लॉटिक डिवाइस आपने उसके बाद बताना है, ये सारी चीज़ें फेल हो गई, देन यू विल गो टू
Supraglottic device. Supraglottic airway device. Insertion. अच्छा, सुप्राग्लॉटिक डिवाइस कौन सा यूज करेंगे आप? इनमें Intubating LMA. Sir, Second intubating LMA. generation अगर आपके पास इंट्यूबेटिंग एलएमए हो तो इट इज बेटर टू यूज इट, क्योंकि उसी के थ्रू आप इंट्यूबेट भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो आपके पास अवेलेबल हो. व्हाट आर डिफरेंस अमंग बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन? ये मुझे भी सही तरह नहीं आता, लेकिन अगर आप किसी को आता है तो ये बता दें प्लीज. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस? किसी को पता है? सर इंटूबेटिंग एलएमए. नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं सुना है. फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस. ओके, लीव इट फॉर अ व्हाइल, ये इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस में कुछ फर्क होता है, ये आई एम अनेबल टू रिकॉल एट द मोमेंट, तो ये वी विल कम बैक टू इट लेटर. आपने सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस डाल दिया. अच्छा, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? सर चेक करना है कि पेशेंट वेंटिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है, हो गई वेंटिलेशन. ओके, फिर सर अब उसके बाद ये देखेंगे कि एंटाइटल CO2 उसकी बन रही है कि नहीं आ रही, या अपना उसकी चेस्ट मूवमेंट. नहीं, ये हो गया, आपने कंफर्म कर लिया. वुड यू प्रोसीड विद द सर्जरी और नो? अब सर मुझे आई एम सॉरी, मैं बीच में ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता कि सिनेरियो क्या था. नहीं, अगर इमरजेंसी सर्जरी है तो देन वी विल प्रोसीड. सर अगर एजुकेट Otherwise, वेंटिलेट हो wake रहा, up the ऑक्सीजनेशन हो रहा तो कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे. अगर डिफिकल्ट सर इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, रिस्क वर्सेस देखेंगे. एक बंदा जब जवाब दे रहा हो, बीच में जवाब देने से नुकसान सबका होता है. जो एक बंदा बोल रहा होता है उसको पूरा बोलने ने दिया करें, फिर उसके बाद बोला करें. हरीश, आप क्या बोल रहे थे? फिर से बोलो. सर मैं ये करेंगे, हम इसमें जो है कंटिन्यू देखेंगे, वेंटिलेशन ऑक्सीजनेशन करेंगे. अगर वेंटिलेशन ऑक्सीजन सही हो रही तो हम प्रोसेस करेंगे केस को. सॉरी, कंटिन्यू सर सर्जरी करेंगे. नहीं, इसके अंदर क्या हर सर्जरी को कंटिन्यू कर देंगे? नहीं सर, नहीं. तो इसके अगर अंदर कुछ इमरजेंसी सर्जरी है तो सर यहाँ से बात अजहर ने जो बोली थी वो आएगी, ठीक है? कि जो अगर इमरजेंसी सर्जरी होगी तो आप उसके अंदर आपने यू आर अनेबल टू इंट्यूबेट. अब आप जो है ऐसी सर्जरी है कि जिसमें आपके पास यू कैन नॉट डिले, यू विल प्रोसीड विद इट, ठीक है? अदरवाइज आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि आप इंट्यूबेटिंग एलएमए यूज करके आप उसको इंट्यूबेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर इंट्यूबेटिंग एलएमए से आपने इंट्यूबेट कर लिया, यू विल प्रोसीड विद द सर्जरी. अगर इंट्यूबेटिंग एलएमए से प्रोसीड नहीं किया और इमरजेंसी सर्जरी नहीं है तो आप उसको अवेक कर देंगे, ठीक है? आप उसको जो है वो पेशेंट को अवेक करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद ये आ जाएगी कि एट द सेम टाइम रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है? क्योंकि रिस्क ऑफ एस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई ऐसी कज, अब मुझे बताएं कि जैसे मिसाल के तौर पे लैप कोली है, इलेक्टिव सर्जरी है, आपने ट्यूब डाल दी है, क्या सॉरी आपने एलएमए डाल दी है, एलएमए पे आप लैप कोली करवाएंगे? नहीं जी सर. हाँ, नहीं कराएंगे. आप बताओ, आप क्या बोल रही थी? अब नुसरत आप बताओ, आप क्या बोल रही थी? एक मेरा इससे पहले एक क्वेश्चन सर मैं वही बात बता रही सर थी. एक मिनट रुक जाओ, पहले नुसरत को बताने दो, फिर सवाल बताना. जी सर हम जब सुप्राग्लॉटिक डिवाइस डालेंगे ना तो उस वक्त फिर हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखेंगे. अगर इलेक्टिव प्रोसीजर है और तो जो है हम आगे इसको पोस्टपोन करके कोई ऑल्टरनेट देख सकते हैं तो पेशेंट को वेकअप करेंगे, ठीक है? अदरवाइज फिर पेशेंट को जो है तो इंट्यूबेटिंग सुप्राग्लॉटिक डिवाइस से इंट्यूबेट कर देंगे. अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर सर हम उसको, अगर पेशेंट रिस्क पे है तो फिर सर हम उसको प्रोसीड करेंगे विदाउट इंट्यूबेटिंग उसको जो सुप्राग्लॉटिक डिवाइस से. और अदरवाइज फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो है तो या तो ट्रेकियोस्टोमी होगा या क्रिकोथायरोइडेक्टमी होगा, अगर आप वेंटिलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है जी. लेकिन अगर आपने सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस डाल दिया है तो आपकी आपका एयरवे फॉर द टाइम बीइंग सिक्योर हो गया है, ठीक है? आप अगर इमरजेंसी सर्जरी होगी तो आप प्रोसीड करेंगे. अगर इमरजेंसी सर्जरी नहीं होगी तो आप अवेक कर देंगे पेशेंट को. इलेक्टिव सर्जरी आपने सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस में नहीं करवानी, ठीक है? यस सर. सही सर. हाँ सर.
ऐसे ही है ना। तो और अगर कैन नॉट इंटूबेट कैन नॉट वेंटिलेट हो गया है तो फिर आप वो एक अलग नहीं करेंगे सर। ठीक है। सर अच्छा सर्जिकल पे जाएंगे। हाँ। अच्छा ठीक है। तो ये इसमें है, इसमें ये बात क्लियर हो गई है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है। अजहर आप बताओ, आप क्या कह रहे थे? सर बस एक रिवीजन टाइप क्वेश्चन था, वो ये कि अगर इस दौरान एलएमए या ट्यूब इंसर्शन के दौरान जो ना, अगर पेशेंट रिगर्जिटेट कर देता है, उसकी फूड पार्टिकल सिस्टम अपना आ जाते हैं रिगर्जिटेट करके माउथ में, तो फिर हम क्या करेंगे? आप सक्शन करेंगे, आप और आप तो सक्शन करेंगे। और सर और आपके सर मैं हर हाल में हेड डाउन कर देंगे उसका, हेड डाउन Head करके down- फौरन सक्शन करेंगे। लेटरल पोजीशन बना सकते हैं सक्शन या लेटरल या हेड डाउन सर, लेटरल हेड। सर उसका हेड डाउन करेंगे, हेड डाउन करेंगे और लेटरल भी करेंगे। वो करेंगे। हेड डाउन करेंगे, लेटरल करेंगे, या आप देखेंगे, ये देखो मेरी बात सुनो, इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। हेड डाउन करने से मुझे बताएं एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है या कम हो जाता है? बढ़ेगा, कम होगा ना। कम होगा ना सर। हेड डाउन कर रहे हैं तो सर ओरल कैविटी में सब कुछ आ गया ना, लंग्स में वो फूड पार्टिकल्स नहीं जाएंगे ना। एक मिनट, एस्पिरेशन हो गया, उसी में हमें सक्शन करने के लिए आसानी होगी। प्रेशर लगाएंगे। अब मैं एक मिनट प्लीज, मैं अब आप क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ। रिगर्जिटेशन का रिस्क बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। रिगर्जिटेशन का रिस्क, एस्पिरेशन का रीगर्ज तो कर दिया ना सर पेशेंट ने। देखिए मेरी बात सुने, ये रिगर्जिटेशन का रिस्क बढ़ जाएगा, एस्पिरेशन टुवर्ड्स द लंग कम हो जाएगा। लेकिन आप जब देखें, जब रिगर्ज शुरू हो गया ना, तो इसका मतलब है कि आपने जब उसको हेड डाउन करेंगे तो एक्चुअली इट इज कमिंग अ मोर। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट सर अगर वो आ भी रहे तो हम तो सक्शन कर रहे हैं ना, हम तो पेशेंट को सक्शनिंग कर रहे हैं। इसलिए तो हमने एग्जैक्टली मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ कि जब हेड डाउन करते हैं तो रिगर्जिटेशन, एक्चुअली यू आर प्रोमोटिंग रिगर्जिटेशन। ठीक है। तो सक्शन इज नॉट द एब्सोल्यूट प्रिवेंशन। सक्शन से आप सॉलिड पार्टिकल को सक्शन कर सकते हैं? सॉलिड पार्टिकल को आप सक्शन कर सकते हैं? नहीं। कुछ आप मेरे सिर्फ सवाल का जवाब दें। ये बिल्कुल नहीं कर सकते होती है ना, डिपेंड्स ऑन के सक्शन पार्टिकल्स कितने हैं। अगर छोटे हुए तो डेफिनेटली सक्शन से आ जाएंगे। ज्यादातर चांसेस ये हैं कि वो पार्टिकल्स सक्शन नहीं हो सकेंगे। एग्जैक्टली ठीक है। तो मतलब आपको ये बात कम से कम ये पता होनी चाहिए कि इस चीज को किताबों की तरह ब्लाइंडली आप अगर डिस्कशन के अंदर बात कर रहे हैं तो आप ये उनको बता सकते हैं कि फौरी तौर पे हेड डाउन करेंगे ताकि लंग्स की तरफ एस्पिरेशन के चांसेस रिलेटिवली कम हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ ग्रेविटी रिगर्जिटेशन विल नॉट स्टॉप। ये बात आप बोलेंगे। ठीक है। डॉक्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करेगा, एस्पिरेशन को मैक्सिमम प्रिवेंट करेगा। अगर जो हो चुकी है तो डेफिनेटली वो अलग बात है। हाँ जी ठीक है। तो ये इसके अंदर पॉइंट है, ये आप इसको ध्यान में रखें बात। ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने अच्छा ये मुझे बताएं कि सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस से आप कितने प्रेशर तक एयरवे दे सकते हैं? सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस से कितना अलाउएबल एयरवे प्रेशर होता है? 30 सर। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की जो टोन है वो कितने पे खत्म होती है? 10 to 15। नहीं 10 to 15 गलत है। 15 to 20 होता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस होते हैं उसके अंदर आपने 15 तक का प्रेशर रखना है, 15 मिलीमीटर मर्करी। और जो सेकंड जनरेशन है या जो आपका है आईजेल, उसके अंदर आप 20 तक का प्रेशर कर सकते हैं। 30 बहुत ज्यादा है और 10 बहुत कम है। 10 का तो प्रेशर कुछ भी नहीं है ना। 10 के प्रेशर में तो वेंटिलेशन नहीं हो पाएगी। तो ये आपको
पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो था अनएंटिसिपेटेड, अगर एक एंटिसिपेटेड है डिफिकल्ट एयरवे, उसके अंदर आपने क्या करना है? एंटिसिपेटेड अवेक फाइबर ऑप्टिक, एंटिसिपेटेड के अंदर आपने जहन में ये रखें बात। और अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है जिसके अंदर एंटिसिपेटेड भी है, लेकिन क्या प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर आप डायरेक्ट अवेक फाइबर ऑप्टिक कर देते हैं? नो सर, उसमें क्या करेंगे? वेरिएबल laryngoscopes, variable sizes tubes, second assistant. नहीं डॉक्टर हुमैरा, आपने स्टार्ट की बात नहीं बताई है जी। Pre-oxygenate. प्री ऑक्सीजनेट, सबसे पहले प्री ऑक्सीजनेट है, और फिर laryngoscopes, variable sizes, और tubes, बूजी, फिर प्री ग्लाइडोस्कोप। ऑक्सीजनेट के अलावा कुछ होता है? ये नुसरत बताओ। सक्शन एफआरसी इंक्रीज करेंगे। नहीं, आप डॉक्टर मेरा आपका आंसर में काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रैम पोजीशन का जिक्र किया आपने, आपने क्रिकॉइड प्रेशर का जिक्र किया है, आपने रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन का जिक्र किया है। प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर क्या करते हैं? यही करते हैं ना। आपने मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन का जिक्र किया है? नहीं। अब इस आंसर को इम्प्रूव करे कोई? तो एस्पिरेशन प्रोफाइलिंग करना चाहिए और फिर इसको रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन कराएं तो रिकॉर्ड प्रेशर, ठीक है। या हाँ, एसिड प्रोफाइलैक्सिस भी नहीं बोला है हम लोगों ने। एसिड प्रोफाइलैक्सिस रैम पोजीशन में करेंगे सर, और मॉडिफाइड रैपिड, व्हाट इज मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन? Sir, in modified rapid sequence induction, we use rocuronium instead of Sux and do RSI with rocuronium and we do not apply required pressure. देखो मेरी बात सुनो प्लीज, वो दरमियान में ना बोला करो, फिर बात खराब हो जाती है। तो किसी को भी नहीं समझ आया, जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी यूजलेस हो जाएगी। बताओ सारा फिर से। Sir, in modified rapid sequence induction, we use rocuronium instead of using Sux and we do not apply required pressure. No, required pressure तो अप्लाई करते हैं। देखो, it is a modification in the technique, in the way कि आप जो है वो you will not be using pre-calculated doses, आप titrated doses दे रही हैं, you will be using a high dose of rocuronium, ठीक है। और cricoid pressure may be omitted, ये जरूरी नहीं है कि आप cricoid pressure देंगे ही नहीं, ठीक है। cricoid pressure may be omitted, it's not mandatory, ठीक है। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल सी चीज है, इसलिए ना बोलें तो बेहतर है, क्योंकि मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन जो है ना, ये हर किताब में लिखा भी नहीं हुआ। Am I right? ये हर किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ इसके बारे में। सर, जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा उसमें लिखा। देखो, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या इस डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं हो सकती? चीजों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। क्या अकल, मुझे बताओ एक लम्हे के लिए सोचो जरा, क्रिकॉइड प्रेशर एक प्रोटेक्टिव चीज है ऑन पेपर या नहीं? वो तो फिर एनेस्थीसिया के बेसिक कॉन्सेप्ट के ही अगेंस्ट हो गए। ये जिसने ये पेपर बनाया है, ये मुझे इस बात पे डाउट है। ओमिटिंग रिक्वायर्ड प्रेशर, आई डोंट थिंक सो दिस इज अ करेक्ट थिंग। इसको रिकन्फर्म कर लें, अगर वाकई में है तो ठीक है, नहीं तो इसको डोंट फॉलो। सिर्फ इमरजेंसी में। सर, अब वैसे कंट्रोवर्शियल हो गया कि रिक्वायर्ड प्रेशर अप्लाई करना। क्रिकॉइड प्रेशर, मेरी बात सुने, क्रिकॉइड प्रेशर का क्या नुकसानात क्या होते हैं? बाय द वे, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रिकॉइड प्रेशर? जी हसाम, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो? जी, आपका हैंड रेज है। क्रिकॉइड प्रेशर के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? नुसरत आप बताओ।
क्रिकॉइड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन इसोफेजियल रप्चर हो सकता है और इट कैन मेक योर इंट्यूबेशन डिफिकल्ट क्योंकि लैरिंजोस्कोपिक व्यू आपका डिफिकल्ट हो सकता है। हाँ जी, ये दो ही प्रॉब्लम्स है। और एक और ये है कि एक्चुअली देयर इज लाइक इट इज नॉट इजी टू एक्सप्लेन द असिस्टेंट अबाउट हाउ टू डू द क्रिकॉइड प्रेशर। जो सैलिक मैन्यूअर है उसकी परफॉर्मेंस भी एक ट्रिकी चीज है कि कितना प्रेशर देना है। कई दफा आपको एयरवे के स्ट्रक्चर्स को ही आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो आपने ऐसे ही किसी जगह पे प्रेशर दिया हुआ है तो वो क्रिकॉइड प्रेशर तो ना हुआ ना। तो बेसिकली एग्जैक्ट application of cricoid pressure is also is a problem। ठीक है, आ गई समझ बात? अच्छा, ये नुसरत, व्हाट इज बर्क मैन्यूअर? सर सवाल पूछना था एक। जी जी। सर ये जो अभी हम एल्गोरिदम कर रहे थे इसमें जहाँ पे सेकंड जनरेशन ये हमने सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस डाल दिया, उधर इसने रिस्क वर्सेस बेनिफिट देख लिया कि इमरजेंसी है, इलेक्टिव है, इंटुबेट ट्रेकिया कर लिया सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस से। और सर चौथी इसने इसी चीज में लिखा हुआ है ट्रेकियोस्टमी और क्रिकोथेरेडोटमी। तो इसकी क्या सेंस है? अगर तो सर हमने एयरवे मेंटेन किया हुआ, पेशेंट वेंटिलेट हो रहा है, फिर ये इसमें सक्सीड होने के बावजूद ट्रेकियोस्टमी और क्रिकोथेरेडोटमी क्यों लिख रहा है? नहीं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये डास गाइडलाइंस में ही है सर। नहीं, एक मिनट रुके, ये कौन से वाले में? एंटिसिपेटेड वाले में? अनएंटिसिपेटेड सर। अनएंटिसिपेटेड के अंदर अगर वो सक्सीड हो गया तब तो वेकअप द पेशेंट है। उसमें सर फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है ट्रेकियोस्टमी और क्रिकोथेरेडोटमी। एक मिनट फिर से बताइए, कौन सा वाला आप एल्गोरिथम बता रहे हैं? दास एल्गोरिथम नहीं, दास एल्गोरिथम में मैनेजमेंट ऑफ अनएंटिसिपेटेड डिफिकल्ट ट्रेकियल इंटुबेशन इन एडल्ट। प्लान कौन सा है सर? प्लान बी में सक्सीड के आगे फोर्थ पॉइंट है। हाँ देखो, मेरी बात सुनो एक मिनट। इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन कंसीडर रिस्क वर्सेस बेनिफिट, वेक अप द पेशेंट, इंटुबेट ट्रेकिया via the supraglottic airway device, proceed without intubating the trachea, tracheostomy or cricothyrotomy। हाँ जी, सोचो जरा, इसकी कहीं बनती है सेंस या नहीं बनती? सर नहीं बन रही थी इसीलिए पूछा, मेरे ख्याल से तो नहीं बनती। एक पेशेंट थी जिसकी कोई फेशियल सर्जरी होनी थी, ठीक है। अब आप उसको उसको ट्रॉमा था, ठीक है, उसको फेशियल ट्रॉमा था। अब उसकी आप इंट्यूबेशन नहीं कर सके, ठीक है। तो अब आपने वो केस तो वो तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ सर्जरी व्हिच इज नॉट इमरजेंट बट अर्जेंट। आप फेशियल ट्रॉमा को कैंसिल तो नहीं कर सकते ना, तो उस सूरत के अंदर उसकी आपने ट्रेकियोस्टमी करनी है, क्योंकि ये केस सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस पे नहीं हो सकता। यस, आपने सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस के जरिए आपने एक वक्ती तौर पे आपने उसके एयरवे को मैनेज कर लिया, ठीक है। आपने कभी रिट्रोग्रेड इंट्यूबेशन के बारे में सुना? व्हाट इज रिट्रोग्रेड इंट्यूबेशन? ट्यूब वगैरह सर यूज करते हैं। ये नुसरत बताएगी। भाई आप चुप हो जाए सारे। मैं नहीं बताऊंगी। आप सारे लोग नहीं बताऊंगी। अब नुसरत बताएगी। अब नुसरत बताएगी, सारे लोग। नहीं बताओ, शाबाश। सर इसमें जो है तो जो क्रिकोथेरेडोटमी करते हैं उसके थ्रू हमें गाइड वायर डालते हैं, और वो गाइड वायर जो है तो उसको फॉलो करते हुए सर हम पेशेंट का इंटुबेट करते हैं और कैविटी से। ये सर वो है रिट्रोग्रेड। वो क्रिकोथेरेडोटमी नहीं होता, वो बेसिकली आप क्रिकोथेरेडोटमी सर स्पेस उसको फॉलो, उस स्पेस को फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, क्रिकोथेरेड मेम्ब्रेन में आप एक नीडल डालते हैं, नीडल के जरिए आप गाइड वायर डालते हैं, वो गाइड वायर आप ऊपर की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। और उसके जब वो आ जाती है तो उसके थ्रू आप ट्यूब डालते हैं, दैट इज रिट्रोग्रेड इंट्यूबेशन। एक बात, व्हाट इज सबमेंटल इंट्यूबेशन? सर पिक्चर्स में देखिए, सबमेंटल इंट्यूबेशन किसी को पता है? नईम, आप न्यू अस्पताल वाले नईम हो?
मेरे मेडिकल कॉलेज के जूनियर, आर यू दैट नाइम? ओके, सब मेंटल को किसी को पता है तो बताएं, वरना जो सब मेंटल इंट्यूबेशन उन कंडीशंस में की जाती है कि जहां पर उन्होंने फेशियल सर्जरी करनी हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि पहले नॉर्मल ट्यूब डाल देते हैं, उसके बाद जो वो सब मेंटल स्पेस के अंदर से स्पेस बनाते हैं, ठीक है, और वो ट्यूब बाहर से वहां से निकाल देते हैं बाहर, दैट इज सब मेंटल इंट्यूबेशन, ठीक है। ये क्या चीज है? जस्ट पास बूजी वाया सुप्राग्लॉटिक डिवाइस देन ट्राई स्लाइडिंग इंट्यूबेशन। यस, ये भी हो सकता है, ठीक है। हसाम, आपको सवाल का जवाब मिल गया? जी सर, मिल गया। ठीक है, सॉरी सर, ये सब मेंटल इंट्यूबेशन का दोबारा सर बताएंगे? सब मेंटल इंट्यूबेशन देखें, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर उन्होंने एयरवे की सर्जरी करनी है, ठीक है, अब वो ट्यूब वहां पर नहीं वो छोड़ सकते, ठीक है, तो वो सब मेंटल स्पेस के जरिए ट्यूब को बाहर नॉर्मल इंट्यूबेशन करके फिर वो सब मेंटल स्पेस के जरिए बाहर निकाल देते हैं। यानी कि आप समझ लें कि ये ऑल्टरनेटिव टू ट्रिक्योस्टमी होती है, वरना ऐसी कंडीशन में आपको ट्रिक्योस्टमी करनी पड़ती है, तो वो ट्रिक्योस्टमी की जगह वो एयरवे को वहां से सिक्योर कर देते हैं नॉर्मल इंट्यूबेशन करके, उसके बाद वो ट्यूब को वहां से गुजार के उसके अंदर से पास करके ट्यूब वहां उस स्पेस से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लाइडोस्कोप हर किस्म की इंट्यूबेशन नहीं कर सकते? वीडियो सितारों के आगे एक जहां और भी है, ये कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है डॉक्टर हुमैरा, एब्सोल्यूट मेडिकल साइंस में कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। ग्लाइडोस्कोप यहाँ पर हर पेशेंट के अंदर ग्लाइडोस्कोप होता है। अभी 4 दिन पहले मैंने बहुत ज्यादा पुश नहीं किया, क्योंकि हमेशा तरीकाकार ये होता है कि रिमेंबर वन थिंग, देयर शुड बी नो ईगो, देयर शुड बी नो ईगो इन एयरवे मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपकी मास्क वेंटिलेशन हो रही है और आपका एस्पिरेशन का रिस्क नहीं है तो यू शुड नॉट बी वेरी एग्रेसिव, ठीक है। तो मैं जिस पेशेंट में मैं इंट्यूबेट करने की कोशिश कर रहा था उसके अंदर विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ही आप समझ लो कि वो ग्रेड 3 कॉर्मैक लिहैंग ग्रेड 3 होगा, मुझे बहुत माइनर सा और नजर आ रहा था, लेकिन उसके थ्रू ट्यूब नहीं जा रही, ना तो ट्यूब जा रही थी ना बूजी जा रही थी, क्योंकि वो बहुत एंटीरियर था। उसके लिए कौन सा लेरिंगोस्कोप चाहिए? अगर एपिग्लॉटिस आपके विजू में खराब कर रहा हो तो उसके लिए ग्लाइडोस्कोप नहीं, स्ट्रेट से भी नहीं है। और कौन सा होता है? मैकॉय, मैकिंटोश नहीं, मैकॉय। उससे आगे सर वो मैनिपुलेट आप कर सकते हैं ना, वो उसका लीवर होता है जिससे वो आप एपिग्लॉटिस को उठा सकते हैं, ठीक है। तो वो नहीं था मेरे यहाँ पे, मैकॉय नहीं था हमारे हॉस्पिटल में, तो वो मैंने उसको बहुत ज्यादा पुश नहीं किया, तो मैंने फिर कॉल फॉर हेल्प किया, तो उसके बाद वो उन्होंने आके वो जो आपका सीनियर कंसल्टेंट होते हैं वो तो बादशाह होते हैं, वैसे एक तो उनका एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन उन्होंने काफी जोर से उसी जिस तरह से मैं कर रहा था वही उसी को ही आगे प्रोसीड करके उन्होंने जोर से ट्यूब डाल दी, जो कि मैं तो इसमें बेसिकली आप अकेले हो तो तब तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई कोलीग हो तो एथिकली आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर मास्क वेंटिलेशन नहीं हो रही तो रूल्स आर डिफरेंट, इफ यू आर अलोन, you have no help, then it's different, ठीक है। तो अभी तक की डिस्कशन में कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अच्छा, जिन पेशेंट की इंट्यूबेशन डिफिकल्ट होती है, क्या उन पेशेंट को एक्सट्यूबेशन के वक्त कोई ख्याल रखना चाहिए? बल्कि ज्यादा जी सर, बल्कि ज्यादा अवेक एक्सट्यूबेशन। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अवेक एक्सट्यूबेशन? सर रीजर्ग होने के चांसेस होते हैं, पेशेंट बक करेगा, आईसीपी फुली अवेक, एक में अवेक, सॉरी अवेक में नहीं सर, अवेक में पेशेंट बकिंग करेगा, आईसीपी रेज होगा,
जी जी ट्यूब वाइड कर सकता है वो ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा में चला जाएगा अगर तो उसने ट्यूब वाइड कर दी। आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप एयरवे डालें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप सिंपैथेटिक रिस्पांस को ब्लंट करें। सिंपैथेटिक रिस्पांस को आप कैसे कैसे ब्लंट कर सकते हैं? सर लाइडोकेन यूज करेंगे 1.5 mg और पर आगे? kg, या बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, या और? फैंटेनल भी दे सकते हैं, प्रोपोफोल भी दे सकते हैं। और? प्रोपोफोल लेकिन अब एक नहीं होगा उससे। और सर वो तो बीटा ब्लॉकर बात कर ली। और लाइडोकेन भी हो गया, और एक दवाई रह गई है जिससे रेस्पिरेशन पे इफेक्ट कम होता है। सिंपैथेटिक रिस्पांस बहुत जबरदस्त ब्लंट होता है। मैग्नीशियम नहीं है। एंटीएमेटिक नहीं डॉक्टर हुमैरा, आपके आंसर डॉक्टर हुमैरा सही नहीं है। एंटीएमेटिक का यहाँ से ताल्लुक कहाँ पे आ गया मुझे बताइए। सिंपैथेटिक रिस्पांस को ब्लंट करने के लिए एंटीएमेटिक कहाँ से आ गया? सिंपैथोलिटिक एक होता है जो कि सर लो डोज डॉर्बिकैप देंगे सर। नहीं अजहर, फैंटेनिल एक ही बहन भाई है ना, एक ग्रुप रह गया है। अगर ग्रुप नहीं बताओगे तो वो मुकम्मल। ये जी जैनब का आंसर है, ये डेक्समेडिटोमेटिन। सर पहले हाँ ठीक है सर, बेहतरीन। ठीक है। मैंने लोकल ब्लॉक पूछा हुआ है। सॉरी क्या कह रहे हैं? लोकल ब्लॉक का इफेक्ट है सर इसमें? लोकल ब्लॉक कैसे इफेक्ट होगा? वो तो हम शुरू में तो लगा सकते होते हैं ना। देखो वो शुरू के बाद ग्लॉसोफेरिंजियल ब्लॉक की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल। नहीं देखें, वो तो फिर आपको पूरे एयरवे को ब्लॉक करना पड़ेगा और वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा ना। इंट्यूबेशन करते वक्त आपको लेरिंगोस्कोप मौजूद है, ठीक है। तो वो लेरिंगोस्कोप की वजह से बहुत ज्यादा रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं। यहाँ पर अब ट्यूब है तो ट्यूब के रिफ्लेक्सेस आप एयरवे ब्लॉक से इतना ज्यादा नहीं होगा। वो थ्योरेटिकली आपकी बात ठीक है, लेकिन कोई आपने कभी सुना है ऐसा कि एक्सट्यूबेशन के वक्त उसको एयरवे के ब्लॉक्स लगाए? नहीं जी। रमजान भाई आप कुछ पूछ रहे हैं, आपका हैंड रेज है। डेक्समेडिटोमेटिन, ठीक है। तो अच्छा उसके बाद अगर आप डीप, कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर सिंपैथेटिक रिस्पांस को ब्लंट करना हो तो डीप एक्सट्यूबेशन करें। डीप एक्सट्यूबेशन के क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? एक्सपीरेशन कर देगा। ओके, एक बात हो गई। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है पेशेंट का, CO2 नार्कोसिस भी हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकती है, और डिफिकल्ट आपको मास्क बेसिकली आपके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक्सट्यूबेशन के वक्त जो एक पेशेंट हो जिसकी एट रिस्क पेशेंट है, उसको आपके पास क्या नाम है उसका, और एक ऑप्शन होती है कोई और सोचें जरा आउट ऑफ बॉक्स आपको, और आपके पास कोई दिमाग में ऑप्शन नहीं आ रही? और सर लो डोज केटामिन दे सकते हैं सर? ऐसा नहीं बताए ना, केटामिन का क्या ऐसा एडवांटेज होगा एक्सट्यूबेशन में? उसपे रेस्पिरेटरी, जैसे आप बता रहे थे रेस्पिरेटरी पे जो है इसका सर ये ब्रोंकोडायलेशन ही करेगा केटामिन? नहीं, एक्सट्यूबेशन के रिस्पांस में या एक्सट्यूबेशन के वक्त देने का क्या फायदा है? सर ये तो एपनिया करवाता है, और इसके अलावा देखें केटामिन को, सर मेरा ख्याल है इसका कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा। एसिड डोज पेन फ्री हो जाए। स्टेरॉइड नहीं, आप कैटेकिस की बात कर रहे हैं, किस ड्रग की बात कर रहे हैं? मैंने ड्रग की बात ही नहीं की, मैंने कहा कि कोई और टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं, कोई और चीजें हैं सर डीप एक्सट्यूबेशन के लिए? डीप एक्सट्यूबेशन की तो बात हम कर चुके हैं ना। एक हमने डीप एक्सट्यूबेशन की बात कर ली, वो तो एक अलग कहानी थी, वो इसका इससे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था। एक पेशेंट है जिसको एट रिस्क है, जिसका डिफिकल्ट एयरवे था, अब आपने उसको एक्सट्यूबेट करना है, तो क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं इन सम पेशेंट?
LMA वगैरह यूज कर सकते हैं ना सर? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप उसके अंदर LMA डाल दें। ठीक है, जब पेशेंट डीप हो, अभी डीप हो, उसको एक्सट्यूबेट करके और उसी वक्त LMA डाल दें और उसके साथ वेंटिलेट करें। सर इसमें थोड़ा सा रिगर्जिटेशन के चांसेस नहीं बढ़ जाते? देखिए मेरी बात सुने, ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग कभी जिंदगी में नहीं करना पड़ेगा आपको। इसकी एक एग्जांपल है ऐसे पेशेंट्स के जिनके अंदर आप इंटुबेशन के जो एक्सट्यूबेशन के रिस्पांस को आप ब्लंट करना चाहते हैं, जैसे इसकी, क्योंकि हमारे मुल्क में आमतौर पे ऐसा मैंने भी नहीं देखा था, आमतौर पे न्यूरो सर्जरी के पेशेंट सीधा आईसीयू में जाता है। ठीक है, लेकिन सऊदी अरब में आके जो स्पेसिफिक सर्जरीज में या स्पेसिफिक ग्रुप में अक्सर औकात पेशेंट को ऑन टेबल एक्सट्यूबेट किया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर आईसीपी को और इंटुबेशन एक्सट्यूबेशन के रिस्पांस को ब्लंट करने के लिए आप LMA डाल सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज भी है जो एल्गोरिथम में भी लिखी हुई है, वो होता है एयरवे एक्सचेंज कैथेटर। ठीक है, कि आप एक्सट्यूबेट करने से पहले आपने एयरवे एक्सचेंज कैथेटर आपने डाल दिया। वो किस तरह करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, वो मेरे ख्याल से ये है कि वो एक बूजी की तरह वो आपके मौजूद रहेगा, लेकिन वो इरिटेट कर रहा होगा। आपके पास ये एक वो तो पेशेंट स्पैज़म में नहीं चला जाएगा उसकी वजह से वो इरिटेट। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज जो है ये मैं आपको, क्योंकि ये डास के एल्गोरिथम में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका थ्योरेटिकली यही बनता है कि अगर आपको डिफिकल्ट एक्सट्यूबेशन थी तो आप एयरवे एक्सचेंज कैथेटर को आप डाल दें और आप थोड़ी देर के लिए देख लें अगर हो तो, ताकि उसी के थ्रू फॉरेन ट्यूब चली जाए। दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई अंडरस्टूड। ठीक, लेकिन एग्जाम के अंदर ना बोलें अनलेस अनटिल वो यहाँ तक आपको लेके जाए। ठीक है, अदरवाइज आप ना बोलें ऐसी बातें। ठीक है, तो ठीक है, इसमें और कोई इससे रिलेटेड एयरवे की मैनेजमेंट से रिलेटेड और कोई चीज़ है? ट्रिकोस्टमी को अभी मैं नहीं टच कर रहा, ट्रिकोस्टमी को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, ट्रिकोस्टमी और ट्रिकोथेरेपी को। एयरवे से रिलेटेड